नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती को एग्जाम को लेकर हमने ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं डेली जिसमें मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सीरीज हल कराऊंगा, जिसमें हमारे लगभग जीएस के 38 to 40 क्वेश्चन रहेंगे और हमारे रीजनिंग के लगभग 50 अबव क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें हमारे हिंदी के लगभग आपके भाई 40 से अबव क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ्स के लगभग हम 20 क्वेश्चन। यानी कि जिस तरह से आपका पूरा पेपर सिलेक्ट होता है मेरे भाई, उसी तरह से हम इस टेस्ट सीरीज को लेकर चलेंगे, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। बेहतरीन मेरे भाई आपको जीएस के पर्सन हिंदी रीजनिंग के लेके चल रहे हैं। इनका सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम आपको देखना है, और मेरे भाई सरस्वती एकेडमी को सपोर्ट करते हुए इस सरस्वती एकेडमी सहारनपुर के यूट्यूब चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आइए, पहला पर्सन मैं लेता हूं आज का। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, पहले जरा समझिएगा। भारत आजाद हुआ, आजादी के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों के विघटन की जो क्रिया है वो आरंभ हुई, और ये सबसे पहले मेरे भाई स्टार्ट हुआ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत की स्थिति मेरे भाई ऐसी समझिएगा, दक्षिण भारत में भाषा को मात्र समझा जाता है, और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत मेरे भाई सबसे पहले दक्षिण भारत में होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको याद क्या रखना है मेरे भाई? राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956। दो बातें याद रखनी है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि कानून बना था मेरे भाई 1956 में। इससे संबंधित आपको दो तीन आयोग के नाम याद रखने हैं। नंबर एक जैसे कि है धर आयोग। नंबर एक मेरे भाई धर आयोग का नाम याद रखना है 1948। ठीक है, दूसरा याद रखना है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति इनका नाम याद रखना है 1948। इसकी रिपोर्ट याद रखनी है 1949 में आई थी। ठीक है, और लास्ट में आपको याद रखना है मेरे भाई फजल अली आयोग। लास्ट में याद रखना है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग मेरे भाई बना था 1953 में, और इसकी रिकमेंडेशन सॉरी इसकी सिफारिश पर, इसकी रिकमेंडेशन पर ही मेरे भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और मेरे भाई इसी के आधार पर पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रदेश बना था मेरे भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1956। याद रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, देखिए जरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, प्रश्न है हमारा, हंशु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। हंशु, हंशु, हंशु द्वीप, और एक याद रखना है मेरे भाई आपको, क्यूशु द्वीप। क्यूशु द्वीप, दोबारा देखिए जरा। एक तो है हंशु द्वीप, और एक है मेरे भाई क्यूशु द्वीप। ये दोनों याद रखने हैं मेरे भाई, जापान से संबंधित है, जापान के ही है मेरे भाई। और ये जो हॉन्शु द्वीप है मेरे भाई, ये जापान का सबसे बड़ा ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और मेरे भाई तेल उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। तेल उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दो तीन बातें जरा और समझ लेते हैं द्वीप से संबंधित,
जो हमारे जो है पर्सन एग्जाम में खूब पूछी जाती है। जैसे कि समझिए जरा, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप क्या है मेरे भाई? ग्रीनलैंड, याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह याद रखना है मेरे भाई, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह याद रखना है मेरे भाई, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया से संबंधित ही याद रखना है मेरे भाई, जावा और सुमात्रा किसके द्वीप हैं? जावा, सुमात्रा किसके द्वीप है मेरे भाई? इंडोनेशिया के। सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है मेरे भाई? इंडोनेशिया। और आपको याद रखना है जावा और सुमात्रा किसके द्वीप है? इंडोनेशिया के। इसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना है एक एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है मेरे भाई, बोर्निया। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है मेरे भाई, बोर्निया। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या याद रखना है मेरे भाई? इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा किससे संबंधित है? इंडोनेशिया के। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है मेरे भाई, बोर्निया। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं और जरा इसको थोड़ा सी और क्लियरिटी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद रखना है एक द्वीप और है जो चर्चा में रहता है, एक द्वीप का नाम है सिंकाकू, सिंकाकू द्वीप। ठीक है, सिंकाकू द्वीप, ये भारत और चीन के बीच में विवादित है, याद रखना है मेरे भाई। ये सॉरी, चीन नहीं है, सिंकाकू द्वीप, सिंकाकू द्वीप यह है जापान और चीन के बीच में विवादित है, सिंकाकू द्वीप। ठीक है, विवादित है। एक याद रखना है मेरे भाई, कच्चा तीवु द्वीप, कच्चा तीवु द्वीप। ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। ये जो विवादित द्वीप हैं एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। और एक याद रखना है मेरे भाई, एक आपको याद रखना है, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर, ये बंगाल की खाड़ी में है। एक तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है। और किस किस के बीच में विवादित है मेरे भाई? भारत और, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये बातें याद रखना है। सिंकाकू द्वीप के बारे में याद रखना है, किस किस के बीच में है? चीन, जापान। और कच्चा द्वीप है भारत और श्रीलंका। न्यू मूर्ति बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है मेरे भाई। और किस किस के बीच में विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और क्या याद रखना है मेरे भाई? और क्या याद रखना है? अग्निद्वीप, अग्निद्वीप किसको कहते हैं? आइसलैंड, आइसलैंड सॉरी। एक बात और याद रखनी है मेरे भाई आपको, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप को प्रशांत, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, चौराहा कहते हैं। एक याद बात याद रखनी है, सेसेल्स, सेसेल्स द्वीप कहाँ है मेरे भाई? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। ये दो तीन बातें अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सैसेल द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा है। और अग्निद्वीप किसको कहते हैं? आइसलैंड को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था मेरे भाई? इसका आंसर था जापान में होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध था मेरे भाई? तेल के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए,
पर्सन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन पर्सन है और एग्जाम में कुछ दबा के पूछा जाता है मेरे भाई। आपको एक लाइन में इसको रटना है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने 1882 में मेरे भाई स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। इसके बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं। नंबर 1 आपको क्या याद रखना है? नंबर 1 नियमित जनगणना, एक याद रखना है मेरे को, नियमित जनगणना 1881 में इसी व्यक्ति ने कराई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके समय हो रही है? मेयो के समय। नियमित जनगणना भारत में हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन करा रहे हैं इसको। एक याद रखना है मेरे भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। और एक याद रखना है मेरे भाई, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल मेरे भाई 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आया था। और क्या याद रखना है मेरे भाई इसको आपको? स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता इसको कहा जाता है। तो ये 2-3 बातें आपको इसमें याद रखनी है लॉर्ड रिपन के बारे में 1882 में मेरे भाई। नंबर 1 नियमित जनगणना 1881, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, इल्बर्ट बिल विवाद है 1882, और मेरे भाई स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, ये पर्सन देखिए जरा, इस पर्सन को ट्राई कीजिए, क्या आंसर है इसका? निम्न में कि किसने पहले 1935 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सुझाव प्रस्तावित किया था? आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सुझाव है, का सुझाव आपको याद रखना है मेरे भाई, का सुझाव सबसे पहले दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा 1935 में, एम एन रॉय के द्वारा 1935 में। एक विचार इसी समय मेरे भाई स्वराज पार्टी ने भी दिया था, स्वराज पार्टी ने ये विचार दिया था 1934 में, स्वराज पार्टी ने दिया था विचार मेरे भाई 1934 में। और आपको याद रखना है मेरे भाई 1938 में पीटी नेहरू ने ही वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा स्थापित करने की बात हुई थी। और इसी मेरे भाई, इसी के आधार पर ये जो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित करने की बात जो पीटी नेहरू के थे मेरे भाई, इसी के आधार पर पीटी नेहरू ने 1940 में मेरे भाई अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था? पीटी नेहरू ने मेरे भाई। और 1946 में पीटी नेहरू ने मेरे भाई क्या पारित किया था? 1946 में ही इन्होंने मेरे भाई, आपको याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर फिर हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा का जो सुझाव था वो सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था, स्वराज पार्टी ने विचार दिया था 1934 में। 1938 में पीटी नेहरू ने मेरे भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को स्थापित करने की बात कही थी। और मेरे भाई इसी के आधार पर उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। और याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 46 में, और मेरे भाई अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। इतनी बात क्लियर। और एक आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, एक आपको याद रखना है एक आपको याद रखना है कि संविधान सभा संबंधित योजना, संविधान सभा संबंधित 2 योजना याद रखनी मेरे भाई। एक कौन सी है? क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव है 1942, जिसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन थे मेरे भाई? स्टेफोर्ड क्रिप्स
नंबर 1 क्रिप्स, नंबर 2 मेरे भाई कौन थे, एबी अलेक्जेंडर, और नंबर 3 कौन थे मेरे भाई, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। और दूसरी क्या है मेरे भाई, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब था मेरे भाई, 1946 में, जिसने संविधान सभा में 389 सदस्यों के होने की बात कही थी। लेकिन चुनाव कितने का हुआ था, 296 का, जिसमें 208 कांग्रेस पे गए थे मेरे भाई, 73 मुस्लिम, 208 कांग्रेस पे गए थे, 73 मुस्लिम लीग पे गए थे मेरे भाई, 15 अन्य थे मेरे भाई, 15 अन्य थे। ये बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित। तो मेरे भाई सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, एम एन रॉय ने। क्लियर, नेक्स्ट पर्सन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है मेरे भाई ASCII। अब आपको इसमें याद रखने मेरे भाई, इसमें 8 बिट यूज होते हैं, 8 बिट इसमें यूज होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1। नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर हमारा नेक्स्ट है, व्हेन द रिवर स्लिप्स, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। इसका आंसर है मेरे भाई स्टेरिन कॉयर, इसका आंसर है स्टेरिन कॉयर। नेक्स्ट पर्सन, ये देखिए पर्सन, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पर्सन नंबर है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले हमें नोबेल पुरस्कार पता होना चाहिए मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं मेरे भाई, 6 क्षेत्रों में। हमें 6 क्षेत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नंबर 1 कौन है, शांति, नंबर 2 कौन है मेरे भाई, साहित्य, नंबर 3 क्या है मेरे भाई, भौतिक, नंबर 4 क्या है, रसायन क्षेत्र में, नंबर नेक्स्ट मेरे भाई अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, अर्थशास्त्र, और एक रह जाता है मेरे भाई आपका चिकित्सा का, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें एक बात याद रखनी है मेरे भाई आपको, कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई, वो कौन सी सरकार देती है, स्वीडन सरकार, स्वीडन सरकार इसको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। नॉर्वे है, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे याद रखिए, नॉर्वे। नेक्स्ट, भारत में किस किस को प्राप्त हुआ है, जरा उसको भी देख लेते हैं। भारत में नोबेल पुरस्कार किस किस को प्राप्त हुआ है, एक बार जरा उसको देख लेते हैं। उसकी एक ट्रिक लिखिएगा मेरे भाई, उसकी एक ट्रिक याद रखनी है। रवि सर, रवि सर हमारे सुबह, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, अब क्या करें। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, अब क्या करें। तो सबसे पहले किसको मिला था मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में। और उसको याद रखना है किस क्षेत्र में मिला था, ये शांति क्षेत्र में, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है मेरे भाई, रमन, सीवी रमन, याद रखना है 1930। तीसरे व्यक्ति का नाम याद रखना है मेरे भाई, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना याद रखना है मेरे भाई।
हरगोविंद खुराना याद रखना है आपको 1968। और उसके बाद 1900। नेक्स्ट मदर टेरेसा, मदर टेरेसा याद रखनी है 1979। उसके बाद मेरे भाई ऐसे याद रखना है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर याद रखना है 1983। और मेरे भाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है ये। नेक्स्ट है हमारा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, 1998 में। फिर है मेरे भाई नायपाल, वीएस नायपाल, नायपाल को मिला था मेरे भाई 2001 में, 2001 में। और इसके बाद आपको याद रखना है मेरे भाई राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को मिला था 2009 में। और कैसे याद रखना है मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को मिला था मेरे भाई 2014 में। और इसको याद रखना है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को मिला था मेरे भाई 2019 में, 2019 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में है, रमन को 1930 है, हरगोविंद खुराना 1968 है, मदर टेरेसा 1979 है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, नायपाल को मिला था 2001 में। फिर मेरे भाई राधा कृष्ण को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को मिला था मेरे भाई 2014 में, 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को मिला था मेरे भाई 2019 में। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा हमारे 6 क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे, ये देखिए प्रश्न ट्राई करते हैं, ये वाला प्रश्न देखिएगा जरा। हमारा प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू और मेरे भाई डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, डब्ल्यू। तो इसका आंसर है मेरे भाई टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। आपको याद रखना है इन्होंने डब्ल्यू और ईमेल, ईमेल दोनों की खोज की थी। ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिक का नाम याद रखना है शिवा दुरैया, शिवा दुरैया, शिवा दुरैया, इसने ईमेल की खोज की थी। ठीक है, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट ये देखिए प्रश्न, प्रश्न है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू मेरे भाई के साथ जुड़ा हुआ है तिरुचुर, कार्तिगई और मेरे भाई ओणम, पोंगल। ठीक है, जल्लीकट्टू मेरे भाई तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पोंगल अवसर, पोंगल उत्सव पर आयोजित हो जाता है, आयोजित होता है, आयोजित होता है। जल्लीकट्टू उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें सांडों की दौड़ होती है, इसमें सांडों की दौड़ होती है। ठीक है, इसी तरह से एक त्योहार और याद रखना है मेरे भाई आपको, कर्नाटक, कर्नाटक में एक त्योहार मनाया जाता है कम्बाला, कम्बाला। और इस कम्बाला में याद रखनी मेरे भाई भैंसों की दौड़ होती है, इसमें भैंसों की दौड़ होती है, इसमें भैंसों की दौड़ होती है। तो पोंगल में पोंगल उत्सव में मनाया जाता है जल्लीकट्टू, याद रखना मेरे भाई तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें क्या होती है मेरे भाई सांडों की लड़ाई। और कर्नाटक में है मेरे भाई कम्बाला, जिसमें क्या होती है भैंसों की दौड़। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकाय में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। देखिए समझिए मेरे भाई, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए
आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी मेरे भाई, वो हुई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में याद रखना है पंचायत है, पंचायती राज में, और 74वें संविधान संशोधन में याद रखना है मेरे भाई नगर पालिका है, नगर पालिका है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992-93 कहता है मेरे भाई कि पंचायतों में, नगर पालिकाओं में मेरे भाई, पंचायतों में कितना 1/3 महिलाओं का आरक्षण होगा। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही गई है। याद रहेगी बात। तो मेरे भाई महिलाओं का आरक्षण सिर्फ कहाँ है, पंचायत राज निकायों में, और वो भी कितना याद रखना है 1/3 याद रहेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर अभी हमने दिया भी था आपको, अगर याद हो मेरे भाई। अभी ये प्रश्न हमारा पीछे आया था कि सबसे पहली जनगणना भारत में किस वर्ष हुई थी। तो पहली जनगणना अगर हम बात करें, पहली जनगणना मेरे भाई, पहली जनगणना की बात करें तो 1972 याद रखना है। 1972 किसके शासनकाल में मेरे भाई, मेयो के शासनकाल में। और आपको याद रखना है नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और ये मेरे भाई 1881 में, 1881 में पहली जनगणना भारत में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना मेरे भाई भारत में स्टार्ट हुई थी 81 में, किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल। दोनों बातें याद रखनी, पहली जनगणना है 1872 में मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना है 1881 में रिपन के शासनकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, ये देखिए जरा पर्सन, पर्सन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए बात को समझिएगा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्र में बांटते हैं। अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्र में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, पहले को बोलते हैं मेरे भाई प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि मेरे भाई सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे को बोलते हैं मेरे भाई हम तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है इसमें मेरे भाई प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे भाई क्या है, कृषि। इसमें वो उद्योग आएंगे जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में की जो द्वितीयक क्षेत्र के जो लोग होते हैं मेरे भाई, वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसमें आता है मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र, इसमें क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र, इसको औद्योगिक भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई, आपने यहाँ पे आलू का उत्पादन किया, वो आलू को कौन खरीद के लाएगी, लेस कंपनी, लेस कंपनी लाएगी मेरे भाई। तो लेस कंपनी क्या कर रही है, प्राथमिक क्षेत्र में जो आलू उत्पादन हुआ था मेरे भाई आलू का, उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर रही है और आपको मेरे भाई एक लेस की चिप्स बना के दे रही है। तो मेरे भाई इसमें क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र इसमें सब आता है। तृतीय क्षेत्र को मेरे भाई हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। इसमें क्या आता है मेरे भाई, इसमें आता है सेवा क्षेत्र, इसमें सेवा दी जाती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या दे रहा हूँ मेरे भाई, सेवा दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मेरे भाई बैंकिंग, इसमें आएगा क्या,
बैंकिंग आएगा मेरे भाई। इसमें क्या आएगा मेरे भाई, रेलवे आएगा। हम ये क्या है मेरे भाई इसमें, आप अध्यापक मेरे भाई, अध्यापक कहाँ आएगा मेरे भाई, यहाँ आएगा। हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को तीन सेक्टर में डिवाइड किया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अधिकतम जनसंख्या मेरे भाई वो कहाँ थी, प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व थी। और भारत में जीडीपी का जो सबसे बड़ा भाग है वो यहाँ से प्राप्त होता था। वर्तमान में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, तृतीय कक्षा। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक। आज मेरे भाई भारत में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में, ठीक है मेरे भाई। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, क्या पूछा गया है, कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो टोकरी बुनने वाला मेरे भाई, टोकरी बुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा मेरे भाई, जंगलों में जाएगा, जंगलों में जो जिनसे टोकरी बनती है उनकी पत्तियों को उठाएगा, सुखाएगा, उनकी टोकरी बनाएगा। तो ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, ये प्राइमरी सेक्टर हुआ। माली, माली का काम क्या है मेरे भाई, खेती करना, एक तरह से कृषि में ही आएगा मेरे भाई, है। कुम्हार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा नहीं कर रहा, मिट्टी का प्रयोग कर रहा है मेरे भाई, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। पुजारी मेरे भाई, पुजारी क्या कर रहा है, पुजारी मेरे भाई कुछ नहीं कर रहा है, पुजारी सेवा कर रहा है, ठीक है ना। पुजारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का भाग नहीं है, तो कौन है मेरे भाई, पुजारी। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट पाइएगा, ये देखिए प्रश्न। प्रश्न है कि आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि और वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होती है, केवल डाटा संचारित होते हैं। तो आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी होती है जहां ध्वनि और डाटा दोनों का प्रयोग किया जाता है, जहां ध्वनि, वीडियो, डाटा साथ साथ प्रयोग या संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए जरा प्रश्न को, ये प्रश्न देखिएगा। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। एकदम बेहतरीन प्रश्न है, आपको याद रखना है और समझना भी है, ठीक है। देखो नई दिल्ली की जब हम बात करते हैं, नई दिल्ली, तो सबसे पहले तो 1911 को समझते हैं। 1911 में कौन कौन सी घटनाएं हुई है। देखो 1911 में भारत में कौन आ रहे थे, जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में क्या लगाया गया मेरे भाई, दिल्ली दरबार। क्या लगा था, दिल्ली दरबार। किसके स्वागत में लगा था, जॉर्ज पंचम के। 1911 में जॉर्ज पंचम मेरे भाई दिल्ली दरबार लग रहा है। और राजधानी याद रखनी मेरे भाई, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब, 1911 में, ठीक है। 1911 में दूसरी घटना। नेक्स्ट 1911 में है भारत में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। 1911 में है भारत में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये क्या करेंगे, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल का जो विभाजन था मेरे भाई, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब था, 1905। 1905 किसने कराया था मेरे भाई, करजन ने। किसने कराया था, करजन ने। तो ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसको क्या करेंगे ये मेरे भाई, इसको रद्द करेंगे। तो ये 1911 में आपको तीन बातें याद रखनी है। जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार लग रहा है मेरे भाई दिल्ली में। और दूसरी बात मेरे भाई, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही है। और मेरे भाई 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, करजन ने करा था मेरे भाई, उसको क्या करेगा ये, रद्द करने का काम करेगा। तो मेरे भाई अब दिल्ली राजधानी बनी, तो दिल्ली का जो है डिजाइन किसने तैयार किया, तो हमें याद रखना है मेरे भाई, दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था एडविन, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस ने। और मेरे भाई कलकत्ता का याद रखना है, कलकत्ता का याद रखना है, जॉब, जॉब चार्नोक, जॉब चार्नोक याद रखना है कलकत्ता का। और आपको याद रखना है मेरे भाई चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का याद रखना है।
ली कार्बोजियर, ली कार्बोजियर। और मेरे भाई ताजमहल का भी याद रखना है, ताजमहल का भी याद रखना है, ताजमहल का मेरे भाई, ताजमहल का है उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। ठीक है ना। तो दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियन। कलकत्ता जॉर्ज चार्नोक। चंडीगढ़ का कौन है? डी कार्बोसियर। और ताजमहल का उस्ताद ईसा। अभी कमेंट आप करके बताएंगे मुझे मेरे भाई कि जो हमारा नया संसद भवन है, नया संसद भवन है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है। और प्लीज अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मेरे भाई इसको शेयर कर दो यार इसको। और आपको लग रहा है कि हम आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, तो मेरे भाई उनको बताइए जरा, सरस्वती अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताना है, शेयर करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ क्लास ऑफ नहीं होगी, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स टेक्निकल थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसके कारण मेरे भाई बीच में क्लास ऑफ करनी पड़ी। बट अब क्लास आपकी ऑफ नहीं होगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसको सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई, इसमें जो है व्यक्ति को जोड़िए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप टेंशन मत लीजिएगा मेरे भाई, कंटेंट आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए मेरे भाई, ये देखिए जरा क्या है। 20 दिसंबर 2021, 21 की करंट अफेयर है। नागर विमानन मंत्री वी के सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? ये प्रश्न मेरे भाई तब चर्चा में आए थे जब जेवर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा था मेरे भाई, नोएडा में, नोएडा में। इसके लिए 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो एक लाइन में याद रखना है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है मेरे भाई? नोएडा। बस। नेक्स्ट, ये देखिए जरा प्रश्न, ये भी एक लाइन में याद रखना है। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? पुराना करंट अफेयर है, 2019 इसका आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन देखिए मेरे भाई, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 91वां संविधान संशोधन याद रखना है, 2003 में। क्या कहता है मेरे भाई कि सदन की संख्या सदन की संख्या का सदन की संख्या का 15%, सदन की संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो सकता। यानी कि मेरे भाई मंत्री परिषद की जो संख्या है, मंत्री की जो संख्या है वो कुल सदन के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपको याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन 2003। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जरा दो तीन बातें जरा समझ लीजिएगा फटाफट संसद के बारे में। संसद कौन से आर्टिकल में मेरे भाई? 79। संसद को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 3 पार्टों में। नंबर 1 कौन आती है मेरे भाई? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है मेरे भाई? 52 में। नंबर 2 क्या आती है मेरे भाई? लोकसभा। कौन से आर्टिकल में मेरे भाई? 81 में। और राज्यसभा मेरे भाई कौन से आर्टिकल में आती है? राज्यसभा आती है मेरे भाई हमारे आर्टिकल 80 में। तो संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और मेरे भाई राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं मेरे भैया? अस्थायी सदन। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी सदन। ये क्या होते हैं मेरे भाई? स्थायी सदन। इसको बोलते हैं मेरे भाई हम उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं हम निम्न सदन, इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। लोकसभा क्या करती है मेरे भाई? जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व। क्योंकि आम जनता से चुना हुआ व्यक्ति मेरे भाई कहाँ जाते हैं? आम जनता से चुना हुआ व्यक्ति मेरे भाई, सुनिए जरा ध्यान से,
ये आम जनता है मेरे भाई। ये आम जनता जब किसी सांसद को चुनती है मेरे भाई, किसी सांसद को चुनती है, ये सांसद मेरे भाई कहाँ जाता है? लोकसभा में। ये सांसद कहाँ जाता है मेरे भाई? लोकसभा में। इसीलिए लोकसभा का जो नेता बनता है मेरे भाई, कौन बनता है? पीएम। लोकसभा का नेता कौन होता है? पीएम। इसलिए याद रखना है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी संस्था है? लोकसभा है मेरे भाई। लोकसभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी संस्था है मेरे भाई? लोकसभा। आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी संस्था है मेरे भाई? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मेरे भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है मेरे भाई 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर लोकसभा, क्योंकि लोक सरकार कहाँ से चुनी जाती है? लोकसभा से। अगर मेरे भाई 5 वर्ष से पहले सरकार अपना क्या खो दे? बहुमत। अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो सरकार धरामदे के नीचे गिरेगी मेरे भाई। तो ये दो तीन बातें फटाफट आपको दिमाग में बैठा लेनी है। नेक्स्ट पर्सन देखिए। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा। देखिए, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? देखिए मेरे भाई, जब हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का शासन काल है मेरे भाई 1540 से 1556। 1540 से 1556 इसकी मृत्यु हुई थी मेरे भाई। इसकी मृत्यु हुई थी 1556 में। और मेरे भाई कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर। कैसे मृत्यु हुई थी मेरे भाई? सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ये रात को बेचारा लाइब्रेरी में बैठ कर आराम से पढ़ रहा था, और रात को इसकी आंख खुली, धड़ाम देखी जाए सीढ़ियों से गिरा। ठीक है। जब इसकी डेथ हुई 1556 में मेरे भाई, उस समय जो अकबर थे, अकबर जो थे वो कलनौर में मेरे भाई, कलनौर में मेरे भाई थे। और कलनौर में मेरे भाई इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां। तो बैरम खां के द्वारा कलनौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया था। ठीक है। तो याद रहे, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कलनौर। इसका आंसर हो जाएगा कलनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था? ठीक है, राष्ट्रपति निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना मेरे भाई, बेहतरीन प्रश्न है एकदम, खूब एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है। इसका एक लाइन में आंसर जान लीजिए मेरे भाई, नीलम संजीव रेड्डी। इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है मेरे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। दो तीन बातें जान लेते हैं फटाफट। नंबर एक, प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति मेरे भाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, दूसरा, प्रथम मुस्लिम। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति याद रखने मेरे भाई, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन याद रखने। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात याद रखनी है मेरे भाई? प्रथम प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति याद रखने हैं, वी गिरी। ठीक है ना। और नेक्स्ट एक बात और जान लेनी है मेरे भाई, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति याद रखने मेरे भाई वी गिरी। और एक बात और जानिए मेरे भाई, वे राष्ट्रपति
वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु शासन काल के दौरान हुई है। तो उसमें से एक नाम है मेरे भाई जाकिर हुसैन का, और दूसरा नाम है मेरे भाई, दूसरा नाम है आई थिंक शायद एम हिदायतुल्ला है, हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। थोड़ा सा जो है इसमें कंफ्यूजन है, एम हिदायतुल्ला है या नहीं है, एम हिदायतुल्ला है या नहीं है, नहीं। यहाँ है मेरे भाई फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद है। तो वे राष्ट्रपति जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हुई है। नंबर कौन है? जाकिर हुसैन मेरे भाई, जाकिर हुसैन। नंबर 2 कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल्के से जान लीजिए मेरे भाई राष्ट्रपति के बारे में। तो ये 2-3 बातें याद होगी मेरे भाई, इसका आंसर था नीलम संजीव रेड्डी। 2-3 बातें फटाफट जान लेते हैं मेरे भाई। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में मेरे भाई? 52 में। प्रथम नागरिक, इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। कार्यपालिका प्रधान, संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में सारी शक्तियां किसमें निहित है मेरे भाई? राष्ट्रपति में। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करता कौन है मेरे भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रथम नागरिक कौन है मेरे भाई? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 याद रखना है मेरे भाई, इनसे संबंधित आपको कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का, राष्ट्रपति कार्यपालिका का, कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई 54 याद रखना है। 54 में क्या है मेरे भाई? इनका निर्वाचन। इनका जो निर्वाचन होता है मेरे भाई अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है मेरे भाई? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस सिद्धांत को बोलते हैं, इस सिद्धांत को बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस सिद्धांत को बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। निर्वाचन कौन से में आर्टिकल में मेरे भाई? निर्वाचन है इनका 54 में। 53 में क्या है मेरे भाई? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। 52 में मेरे भाई राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है मेरे भाई। कार्यपालिका की सारी शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति के अंदर है। और निर्वाचन कौन से आर्टिकल में मेरे भाई? इसका 54 में। निर्वाचन किस आधार पर होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। इनका जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है मेरे भाई, वो होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा। आपको याद रखना है कि इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन है। इसमें मेरे भाई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 यूटी के सदस्य होते हैं। 2 यूटी के सदस्य होते हैं मेरे भाई। एक तो है लक्षद्वीप और एक है दिल्ली, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, पुदुचेरी। एक है पुदुचेरी, पुदुचेरी और एक है मेरे भाई दिल्ली। दोबारा सुनिए, निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक है मेरे भाई आपका पुदुचेरी और एक है दिल्ली के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, एक बात हमें याद रखनी है। तो थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में हमने फटाफट जान लिया। इसका प्रश्न था मेरे भाई कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो उसका आंसर रहेगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है मेरे भाई? रेडियो तरंग का वेग
कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग मेरे भाई वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी वेलोसिटी होती है मेरे भाई? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग भी कितना होता है मेरे भाई? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए हमारा, एफएम प्रसारण बैंड के बीच में होता है। एफएम प्रसारण, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल बैंड के बीच में होता है मेरे भाई। क्या होता है? VHF, वेरी हाईली फ्रीक्वेंसी, वेरी हायर फ्रीक्वेंसी, वेरी हाईली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? इसका प्रश्न को थोड़ा हम बाद में लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका न्यूमेरिकल समझाया जाएगा। प्रश्न नंबर 23 को देखिए जरा। नदी के प्रभाव को मापने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रभाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है मेरे भाई, ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिएक्टर स्केल, एनीमोमीटर। देखिए चारों ही बढ़िया है मेरे भाई। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा की गति, हवा की गति मापता है। ठीक है। रिएक्टर स्केल आपको याद रखना है मेरे भाई, भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है मेरे भाई, भूकंप की तीव्रता को मापता है। और याद रखना है मेरे भाई, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड, भूकंपीय भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का कार्य किसका है? सिस्मोग्राफ का। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे मेरे भाई। बोफार्ट मापक्रम भी किससे संबंधित है? हवा की गति से संबंधित है। और क्यूसेक क्या मापता है मेरे भाई? पानी का प्रवाह या पानी की गति, पानी का प्रवाह या पानी की गति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक। नेक्स्ट, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट, सुपरसोनिक स्पीड मापने की, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? इसका आंसर है मेरे भाई मैक। इसका आंसर याद रखना है मैक, मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? मैक। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है मेरे भाई? आवृत्ति का। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या होती है मेरे भाई? प्रति सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं मेरे भाई? आवृत्ति। क्लियर हो गया? रिएक्टर, रिएक्टर था, रिएक्टर, रिएक्टर अभी हमने देखा मेरे भाई, रिएक्टर, रिएक्टर होता है। ठीक है। नॉट, समुद्री दूरी मापी जाती है मेरे भाई। और मैक क्या है मेरे भाई? आपके सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ये देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हमारा, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग होता है मेरे भाई खाद्यान्न, खाद्यान्न के संरक्षण के लिए, खाद्यान्न के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट याद रखनी मेरे भाई, क्या होती है? लाल दवा। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होती है मेरे भाई? लाल दवा। और आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मेरे भाई साधारण नमक, साधारण नमक मेरे भाई क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट 26% देखिएगा, 26% है हमारा कि आर्द्रता
जानने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा मेरे भाई? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? देखिए, हाइग्रोमीटर, पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। पाइरोमीटर मेरे भाई, पाइरोमीटर क्या मापता है? हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप, उच्च ताप। पेरिस्कोप मेरे भाई पनडुब्बी में यूज होता है, पेरिस्कोप। और हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मापता है मेरे भाई? आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर क्या मापते हैं मेरे भाई? हाइड्रोमीटर। फटाफट जरा इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है मेरे भाई? आर्द्रता। पाइरोमीटर उच्च ताप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ की जाती है मेरे भाई? पनडुब्बियों में। फटाफट बताइए मेरे भाई, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? ठीक है, नेक्स्ट पर्सन दीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन मेरे भाई, ये देखिए जरा, पर्सन है, कौन सी पर्यावरणीय परत है जो कि विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है? सिंपल सा आंसर है मेरे भाई, सिंपल सा आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल। रेडियो तरंगे कहाँ संचरित होती हैं? आयन मंडल में। रेडियो तरंगे कहाँ संचरित होती हैं मेरे भाई? आयन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। पर्सन नंबर 28 देखिएगा, पर्सन नंबर आप 28 देखिएगा, ये देखिए, पर्सन है हमारा कि कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना? उदय योजना। उदय योजना की स्थापना हुई थी 2015 में। क्या काम था मेरे भाई? कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। और उदय योजना पर सिग्नेचर करने वाला पहला राज्य बना था मेरे भाई झारखंड। उदय योजना पर पहला सिग्नेचर करने वाला राज्य बना था मेरे भाई झारखंड। ठीक है, शुरुआत याद रखना है मेरे भाई 2015, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए। और मेरे भाई इसका आंसर याद रखना है झारखंड। नेक्स्ट पर्सन, ये देखिए जरा पर्सन 29, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन कहाँ पड़ता है मेरे भाई? कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी, बेलगावी अधिवेशन 1924 में, कर्नाटक में पड़ता है, आपको याद रखना है मेरे भाई 1924 में। ठीक, नेक्स्ट पर्सन, क्रीमी लेयर, ये हमारा आज का लास्ट पर्सन है, क्रीमी लेयर संबंधित है। देखिए क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब है सामाजिक और आर्थिक हालात, सामाजिक और आर्थिक हालात से पिछड़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है ना, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है मेरे भाई? सामाजिक और आर्थिक हालात से पिछड़ा हुआ व्यक्ति। आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो क्या मतलब होता है इसका? पिछड़ो वर्ग में अगड़ा व्यक्ति, पिछड़े वर्ग में अगड़ा व्यक्ति, यानी कि पिछड़े वर्ग से वो व्यक्ति जो जिनकी कंडीशन पहले खराब थी, अब वो थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है, तो उनको हम बोलते हैं पिछड़ों में अगड़ा, यानी कि मेरे भाई क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब मैं आपसे जो है यही निवेदन करूंगा मेरे भाई, ये सेशन पसंद आ रहा है, मैं डेली, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत है सरस्वती अकेडमी, हमारी अभी शुरुआत है, हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई जैसे जैसे हम प्रयास में आएंगे, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको बेहतर से बेहतर और अच्छा बेहतर आपको कंटेंट जो है उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे।
तो सरस्वती एकेडमी से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई व्यक्ति को इकट्ठा करना है, उनको बताना है कि इस चैनल के बारे में मैं आपसे वादा करता हूँ ये कंटेंट फ्री ही रहेगा, ये कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा। यूट्यूब चैनल से मेरे भाई कभी कोई इसमें पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। आप अपनी क्लास करते रहिए और अपना मेरे भाई एक बढ़िया सा जोश सा दिखा के लाइक और इसको सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ये क्लास डेली, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, क्लास हमारी डेली रात को 8 से 9:30